नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो खुद से लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल के बना इनको शस्त्र तू, बना इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद को की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपकाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यात्रा स्वयं के खोज की है, यात्रा खुद को खोजने की है। मैं ही खो गया हूँ,
खोने वाला दूसरा नहीं है। कौन खो गया है? मैं ही खो गया हूं। एक व्यक्ति था जिसके पास एक गधा था और वो गधा उसे अत्यंत प्रिय था। वो गधा ही उसका सब कुछ था। और एक दिन वो गधा खो गया। उसने उस गधे को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने देखा कि ये इतना ढूंढ रहा है, उन्होंने सोचा हम भी मदद करें। सारे गांव ने मिलकर ढूंढा, पर वो गधा कहीं नहीं मिला। और फिर गांव वालों ने कहा कि यहां से जो तीर्थ यात्री गुजरे और गुजरते गुजरते किसी और गांव में चले गए, हो सकता है गधा उनके साथ ही चला गया हो। अब जो हो गया वो हो गया, तुम भूल जाओ उसे। पर प्रिय को भूलना इतना आसान भी नहीं। खोज छोड़ देना यह भी असंभव था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? वो घर गया और आंखें बंद करके बैठ गया। और आंखें उसने खोली और देखा वो खुद एक गड्ढे के वहां पर खड़ा है और नीचे गधा है और गधा मिल गया। लोगों को आश्चर्य होगा। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला गधा इस गड्ढे में गिर गया? और ये क्या, तुम खुद भी गधे जैसे खड़े हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ध्यान मग्न होकर देखा कि मुझे किसे ढूंढना है? गधे को। और मैं कौन हूं? मनुष्य। तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? इसलिए मैं हाथ मैंने दोनों नीचे कर दिए और दो हाथ और दो पैर से चलते चलते कब मैं यहां पहुंच गया ये मुझे भी पता नहीं चला और गधा मिल गया। कहानी बड़ी गहरी है। मैं कैसे यहां पहुंच गया मुझे ही नहीं पता चला। मैटर कॉन्शियसनेस, देह का भान में जब तक हम खड़े हैं तब तक उसे नहीं ढूंढा जा सकता है जो हम हैं, या उसे उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है जो परम है। उसके लिए वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा वो है। और जैसे उसके जैसा बन जाते या फिर वो अंदर का मटेरियल सेम वैसा ही हो जाता है, तो अपने आप कब जाकर हम भी गड्ढे के पास खड़े हो जाए और जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, पता नहीं चलेगा। तो आज का भट्टी का कौन सा दिन? 18वां दिन। यात्रा हमने चालू की थी भारत के इतिहास, नहीं पहले तो पूर्व तैयारी थी एक हफ्ता, फिर भारत का इतिहास, फिर सिंध का इतिहास, और उसके बाद में एक लौकिक जीवन की झलक, और उसके बाद में 7 रहस्यमय साक्षात्कार, और साक्षात्कार का परिणाम क्या हुआ था? वैराग, और ढेर सारी बातें हुई थी। दादा लेखराज की जन्म पत्री में, कुंडली में ये लिखा था कि वो 60 साल के ऊपर नहीं जिएंगे। एक रीति से सही लिखा था क्योंकि नवजन्म हुआ। तो कल हमने देखा था कि इतिहास को यदि समझना है तो टाइमलाइन को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो हमारी टाइमलाइन क्या है? 1936 की शुरुआत से हमने चालू किया है, और फिर जुलाई 1936 में क्या हुआ? कश्मीर रिट्रीट। और कश्मीर रिट्रीट यज्ञ के इतिहास की एक फाउंडेशन है। किस लिए फाउंडेशन है? क्योंकि वहीं से एक ढांचा तैयार हुआ। सेंटरों में जिस तरह से मुरली सुनाई जाती है, मुरली का आना, क्लास की शुरुआत एक गीत से या कविता से, और फिर
ज्ञान पत्र या वाणी, फॉलोड बाय मेडिटेशन, और उसके बाद में अनुभव, या फिर क्लासेस की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो ये जो कश्मीर रिट्रीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर रिट्रीट का कालखंड जुलाई 1936, और बाबा दादा लेखराज वापस कब आए? कई महीनों के बाद। डेट कौन सी है पता नहीं, पर हो सकता है नवंबर दिसंबर में आए, क्योंकि आने के बाद 3-4 मंथ्स भी कहीं लिखा तो नहीं है, परंतु आने के बाद कल हमने देखा था क्या क्या हो गया। स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर, बहुत सारी चीजें एक साथ गरम गरम हो रही थी। आज यज्ञ के इतिहास का और एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, 2 साल तक यज्ञ, 36 में भी जनवरी से अगर चालू किया, ये सोचे तो 2 साल तक कोई विरोध नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चालू था। विरोध कैसे चालू हुआ उसकी भी कल हमने चर्चा की थी। 3 मुख्य कारण कुछ और भी है। पहला कारण तो बताया, गोपी का एक कारण बताया, क्योंकि आज तक कोई भी शमशान घाट पर गया नहीं था, यहां पर पहली बार स्त्रियां गई। दूसरा, शादी भोजराज के साथ पुट्टू। तीसरा निर्मल शांता दादी के ससुर मुखी मंगाराम। ये 3 तो है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, उसकी चर्चा बाद में। अभी थोड़ा टाइमलाइन को पकड़ते हैं। टाइमलाइन हमारी क्या है? 36 पूरा हो गया है, 37 चालू हो गया है, अर्ली 37। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज हुई, ओम हाई स्कूल। ये स्कूल भी है, ये हॉस्टल भी है, और ये बोर्डिंग भी है। ये 3 चीजें। ये परमात्मा गुरुकुल है। अभी यज्ञ का जो सिस्टम है और जो दिनचर्या चल रही है उसका ये फाउंडेशन है। जो कहा कि कश्मीर रिट्रीट किसका फाउंडेशन बना? क्लासेस का, सेंटर पर जो कुछ चलता है उसका वो फाउंडेशन था। और ये जो दिनचर्या का फाउंडेशन है वो कौन सा है? ये स्कूल। ये स्कूल क्यों बनी? बहुत सारी बातें आप जानते हैं, वो सारी रिपीट नहीं करेंगे, पर हमें इससे क्या सीखना है। आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे थे, ट्रांस में जा रहे थे। सबसे पहला ट्रांस किसको हुआ? कौन गया? कल सुनाया था, गोपी, राधा की बहन। बाबा ने कहीं प्रयत्न नहीं किया इन साक्षात्कारों को रोकने का। पॉइंट टू बी नोटेड। जो हो रहा था उसको होने दिया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, परंतु वो चाहते थे कि जितना गुप्त रहे उतना ही अच्छा। क्यों चाहते थे ऐसा? क्यों चाहते थे कि जितना गुप्त रहा जाए उतना ही अच्छा है? यहां तक कि दादा बाबा के जीवन में उल्लेख है, आगे की बातें टाइमलाइन से क्रॉस करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। यदि यहाँ स्टेशन है और बाबा ट्रेन से आ रहे हैं और बाबा को पता चल गया है कि यहाँ पर भाई बहनें फूल मालाएं, हार, गुलदस्ते लेके खड़े हैं, तो एक स्टेशन पहले ही उतर जाते थे। भारत में बहुत सारे धर्म गुरु आके गए, परंतु दादा लेखराज का कहीं कोई नाम नहीं है। स्वामी विवेकानंद का नाम है, बहुत नाम है। महेश योगी विदेश गए, उनका नाम है। रजनीश विदेश गए, उसका बहुत नाम है। प्रभुपाद विदेश गए, एस्कॉन की स्थापना हुई, उसका बहुत नाम है। कितने सारे लोग भारत से विदेश गए और उनका बहुत नाम है। उनको फॉलो करने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, पर इस व्यक्ति का कहीं कोई नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी इच्छा थी कि लाइमलाइट में रहना नहीं है। इसकी अपनी इच्छा है लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखना, टू मेंटेन अ लो प्रोफाइल। तो पता चल जाए अगर फूल मालाएं लेकर खड़े हो तो क्या करोगे? हम ये सब करते हैं कि हमारा ऐसी हम सेवा करें, हमारा ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारा नाम हो जाए।
यहां पुरुषार्थ क्या है? नाम ना होने का पुरुषार्थ है। मैं जो भी करूं नीचे मेरा नाम हो, कविता लिखूं तो नाम हो, हर चीज करूं तो नाम हो। देखा होगा ना, ये कमरा किसने दिया, वहां लिखा रहता है डोनेटेड बाय। हर जगह नाम नाम की कामना है। डिजायर फॉर नेम इन स्पिरिचुअलिटी इज द वर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्स। कहा जाता है कि अध्यात्म में प्रसिद्ध होने की इच्छा पतन है। मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, सब मुझे जान जाए, सबको पता चल जाए। इसके लिए यहां बेसिक डिजायर ही क्या थी? इनकॉग्निटो रहने की। ये बड़ा अंतर है एक। तो बाबा कश्मीर से लौट कर आए, क्या देखा? संख्या बढ़ गई है 300। और कल क्या क्या देखा था? नंबर बढ़ गया। और ये रोज रोज हो रहा है, कभी कभी नहीं, वीकली नहीं, 15 दिन में नहीं, रोज रोज हो रहा है। और साक्षात्कार हो रहे लोगों को। और फिर इसमें आने वाले ग्रुप्स अलग अलग थे, जिसकी चर्चा कल की थी। पर कुछ ग्रुप थे जो सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि ये डेली बेसिस पे होना चाहिए और परमानेंट जैसे कुछ होना चाहिए, जैसे ढांचा, परमानेंट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए ये जो दो सुबह का समय था 8 से 12, इसमें फिर थोड़ी स्पिरिचुअल टीचिंग्स चालू हुई, सिलाई का काम चालू हुआ, यहां तक चालू हुआ। इसके भी आगे और संख्या बढ़ने लगी। पर यह चालू होने के बाद भी पहले तो सुबह और शाम जो देखा था, जब वो कश्मीर में थे, सारी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? ओम राधा को सौंप दी। वो भी सुबह आती थी, शाम को आती थी, दिन भर बंद। पर उसके नेक्स्ट स्टेप थी दोपहर में ये चालू किया जाए। दोपहर के 8 से 12 का समय है इसमें। इसके आगे और संख्या बढ़ती गई। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप कि अभी कोई परमानेंट एक स्कूल जैसा चालू किया जाए। स्कूल कहो, बोर्डिंग कहो, या फिर हॉस्टल, ये 3 नाम है, स्कूल, बोर्डिंग, हॉस्टल, ये चालू किया जाए। और उसी समय बाबा का अपना एक कंस्ट्रक्शन चालू था, तो उसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया, बोर्डिंग स्कूल में। इसके जो टीचर्स थे वो प्रोफेशनल टीचर्स नहीं थे, और ये जो स्कूल थी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं थी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं थी। नहीं तो बाकी जो स्कूल्स होती है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है, सारे टीचर्स कैसे होते? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होते। यहाँ जो टीचर्स थे उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। तो टीचर्स वर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक तो जो सीनियर मेंबर्स थे वो, और जो यंगर में जो गिफ्टेड थे, जो बुद्धिमान थे, ये 2 ग्रुप थे टीचर्स के। बाकी जो बच्चे थे वो 6 से 10 साल वालों की का एक ग्रुप, और दूसरा 11 से 14 वालों का एक ग्रुप। तो ये स्कूल खोली गई, एक गुरुकुल खोला गया। और जैसे कहा, बाबा चाहते थे कि ये गुप्त ही रहे। क्यों? क्योंकि आज तक संसार में जिस जिस को भगवान की आवाज सुनाई दी, या जिन्होंने कहा कि हमने भगवान की आवाज सुनी, उनके साथ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया गया उनके साथ? विरोध हुआ, हंसी उड़ाई गई, और क्या हुआ? सूली पर लटका दिया गया, और क्या क्या हुआ? नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, नर्सिंग में जो नर्सेस की क्या कहते हैं उसको, मसीहा कहो या फिर जिसने पायनियर, जिसने शुरुआत की, सारा एक एक को, वहां से ही नर्सिंग चालू हुआ। उसके अनुभव में उसने लिखा है कि मुझे भगवान की आवाज आई है, मैं ये जो कार्य कर रही हूं मेरा कार्य नहीं है, परमात्मा आवाज मुझे आ गई है, इसलिए मैं कर रही हूं। उसी तरह जूइश धर्म में, यहूदी धर्म में, ये जो सारे पैगंबर थे, उन सबको भगवान की आवाज आई। इस्लाम धर्म में जितने पैगंबर थे उन्होंने सब ने कहा कि हमें भगवान की आवाज आई। क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट एंड जॉन द बैप्टिस्ट, ये दोनों ने कहा कि हमको भगवान की आवाज आई। उसी तरह जोन ऑफ आर्क, सुना है? जोन ऑफ आर्क। और ये जितने सारे लोग हुए जिन सब ने कहा कि हमें भगवान की आवाज आई, या हमने उनको सुना। फ्रांसिस ऑफ एसिसी जा रहा था युद्ध करने देश के लिए, अचानक से पीछे से आवाज आई, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस। पीछे मुड़ के देखता है कोई भी नहीं है, वो अपने घोड़े को पानी पिला रहा था।
युद्ध के लिए जा रहा था, इतना जोश भरा हुआ है अपने देश के लिए, मर मिटूंगा। आवाज कहती है यहां क्या कर रहे हो, जाओ, मेरा घर खंडर बन चुका है, उसको ठीक करो। कौन सा घर, किसका घर, कौन बोल रहा है? पर वो आवाज इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो व्यक्ति रुक ही नहीं सका। वो पीछे मुड़ के आया, पीछे घर आया तो घर के माँ बाप, उसके माँ बाप कहते तुम वापस आ गए, कायर। राजा को पता चला, राजा ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे कल सुनाया था श्री अरबिंदो का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये कहानी है 1937 की। उसी समय श्री अरबिंदो पौंडीचेरी में है। उसी समय उनके किताबों में, लिटरेचर में सावित्री, द डिवाइन लाइफ में भी स्वर्ग के स्थापना की का वर्णन है। यहां दादा लेखराज 1936 में है सिंध में, उधर अरबिंदो है। उनका भी कॉन्सेप्ट क्या है, वही स्वर्ग, सुपरमैन की स्थापना कैसे हो, स्वर्ग कैसे आए, पर फिलॉसफी अलग है। वापस आते हैं, ये जितने भी आए और जिन्होंने कहा कि हमें भगवान की आवाज आई, ये हमने भगवान को सुना। उसी तरह जोसेफ स्मिथ मॉर्मन, वो तो सुनता है, देखता है भगवान को, जैसे आवाज आती है उसको। तो ये सब लोग जिनको भगवान की आवाज आई, इनके साथ क्या किया गया? लोगों ने इनको छोड़ा नहीं, बहुत तड़पाया, क्योंकि ये सभी विरोधी थे। अब तक जो सभ्यता चालू थी उसके विरोध में खड़े होने वाले थे ये आउटलॉज, जैसे रेबल, ये बागी लोग हैं, बागी थे ये उनकी समाज की दृष्टि से। और बागियों को क्या करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। तो सेंट फ्रांसिस की बात कर रहे थे, वो जेल में चला गया। जेल में फिर उसको कुछ कुछ आवाजें आने लगी। जब जेल से बाहर निकला तो वो दूसरा ही व्यक्ति था। वो ढूंढने लगा वो कौन सा घर है। वो आवाज ने कहा था, गो एंड रिबिल्ड माई हाउस अगेन, इट इज इन टैटर्स। मेरा घर जर्जर हो चुका है, मेरे घर को बांधो। वो देखता है, एक चर्च दिखता है, खंडर सा हो गया है, यही तो घर नहीं है। पत्थर पत्थर खड़े उठा उठा के लेके आता है अकेला, और वहां पे वो स्थापन करता है। ये क्रिश्चियन धर्म में सबसे पहला संत है सेंट फ्रांसिस, जिसने अब तक के जो थे वो पोप और वो सारे लोग, वो तो भोग विलास में डूब गए थे। ये पहला था जिसने सन्यास की स्थापना की। और जो कल भी कहा था, दो चीजें थी यहां पर, एक पवित्रता और दूसरा गरीबी। बिना इसके प्यूरिटी एंड पावर्टी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए इसने जो संस्था मोनास्टिटिज्म जो चालू किया, सन्यास क्रिश्चियन में, इसके द्वारा स्थापित हुआ। तो ये सारे लोग, इन पर क्या हुआ, अत्याचार। उसी तरह एक दूसरी महिला थी, जोन ऑफ आर्क। इसकी कहानी तो बहुत बहुत दर्दनाक है। और इसके साथ जो हुआ, एक वीडियो है 2 मिनट का, 3 मिनट का, क्या किया इसके साथ। इसने भी कहा था मैंने भगवान की आवाज सुनी है। इसने भी कहा था, यंग है, नन है, जगदीश भाई। और विदेश के लिटरेचर में ये जो कुछ हो रहा है, आगे जो विरोध होगा, इनका हर विरोध का कंपैरिजन क्रिश्चियन नन्स के साथ किया गया है। वो सारे फॉरेन ऑथर्स जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की हिस्ट्री लिखी, उन सभी ने जो कुछ भी इन यज्ञवत्सों के साथ हुआ, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया, क्रिश्चियन नन्स के साथ किया, क्योंकि उन पर भी ऐसे ही अत्याचार हुए, मार्टर्स। तो ये जो जोन ऑफ आर्क थी, उसको क्या किया, 21 एज, इतनी कम उम्र में उसको ये सिद्ध किया गया कि ये जो तुम कहती हो, मुझे भगवान सुना, भगवान की आवाज़ दी, और उसको इतना प्यार, उसको मार दिया, उसको पकड़ कर, उसको विच जैसे ये है क्या, चुड़ैल या डायन ये है, और उसको देखो क्या किया, एक खंबा उस पर उसको बांधा गया और आग लगा दी गई सबके सामने। और वो एक ही चीज कहती है कि मरते मरते क्राइस्ट का वो जो क्रॉस है मेरी आंखों के सामने कोई लाए, उसको भी कहते हैं शट अप वो जो ऑफिशियल से। फिर भी सभा का एक व्यक्ति जो उसे जानता था कि ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो संत है, शी इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट।
We need to attack now! We'll attack the south gate to distract soldiers away from the main gate! Follow me! May I see a crucifix level with my eyes? Be quiet! May I see a crucifix level with my eyes?
मार्टर्स कहा जाता है इनको, जिन्होंने ये कहा था कि हमने भगवान की आवाज़ सुनी है, क्योंकि संसार उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं होता है। झांसी की रानी को जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पुरुषार्थ था गुप्त रहने, पुरुषार्थ था कोई पब्लिसिटी नहीं, पुरुषार्थ था दिखावा नहीं, क्योंकि संसार के ये लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं वास्तव में उन्हें संसार कभी भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, जो सामान्य धारा होती है उसके वो विपरीत होता है, अलग होता है। तो एक स्कूल की स्थापना हुई जिसका नाम था ओम हाई स्कूल। सबको एक जैसे यूनिफॉर्म सिलाए गए, फ्रॉक और पैजामा। इसमें भी एक चिंतन का विषय है। उस समय जो सिंध के लोग थे और जो व्यापारी वर्ग था, भाईबंद कम्युनिटी, दो कम्युनिटी थी, अमिल और भाईबंद। ये जो भाईबंद कम्युनिटी थी, इसमें कॉटन का कपड़ा पहनना और वो वाला, इसको छोटा माना जाता था। ये उनके स्टेटस का नहीं है वाइट पहनना, ये गरीब लोग पहनते हैं, भिखारी लोग पहनते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कौन सा चूज किया गया? वाइट। एक सेम यूनिफॉर्म, सेम बिस्तर सबके लिए। उसके बाद में यहाँ की एक विशिष्ट दिनचर्या थी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड दिनचर्या। और उस दिनचर्या की वजह से दो चीजें हो गई। कौन सी चीजें हो गई? वो डिसिप्लिन, वो दिनचर्या ऐसी थी कि उसमें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक व्यक्ति इतना बिजी है कि ये जो बच्चे थे छोटे छोटे, इनको अपने माँ बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। लौकिक माँ बाप, इतना ये लोग बिजी हो गए। इसके लिए स्वतः ही वो जो मोह था, बच्चों का मोह होता है ना माँ बाप में, वो टूटता गया। दूसरा, दो बातें, पहली ये बात। दूसरा, इससे सीखना यह है कि अपनी दिनचर्या को इतना बिजी कर दो कि अपने आप सारे मोह टूट जाते। टाइम ही नहीं है। वो किसी भाई को पूछा ना शांतिवन में, तुमने शादी क्यों नहीं की? अरे टाइम ही नहीं मिला। कब करे? दिन रात बाबा की सेवा में लगे थे, टाइम ही नहीं मिला। एक तो ये, क्योंकि जब टाइम होता है, सारे विकारों की जड़ क्या है? फुर्सत। विकारों की जड़ पुराने संस्कार, वो सब नहीं है, फुर्सत, खाली मन। टाइम है तो मन क्या करेगा? किसी व्यक्ति की तरफ जाएगा, किसी के गुणों की तरफ आकर्षण होगा। मन क्या करेगा? चिंता करेगा, मेरा आगे क्या होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं अबला नारी, मेरा क्या होगा, कोई तो चाहिए। खाली मन सहारे को ढूंढता है। इसके लिए ये जो हाई स्कूल की दिनचर्या थी, वो देखेंगे अभी कैसी दिनचर्या थी। उसमें टाइम ही नहीं है ये लोगों को कुछ और सोचने का। तो माँ बाप से मोह था खत्म, फर्स्ट। सेकंड, सारे काम खुद ही करने हैं। तो ये सारे जो लोग थे, इनके घर परिवार में नौकर चाकर थे, और यहां पर सब खुद ही करना है। तो वो जो डिपेंडेंस था वो खत्म हो गया। इसके लिए अपने काम खुद ही करो, जो भी काम है, छोटे छोटे काम। ये थैली जरा उधर रख देना, ये उधर कर देना। कईयों को आदत होती है हर चीज किसी और को बताने की, तो संस्कार ही है, ये उधर रख देना, ये उधर कर देना, इमेज अच्छी बनती है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट था एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो कंप्लीट हो, होलिस्टिक हो। स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन की परिभाषा दी है। शिक्षा अर्थात क्या? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन क्या है? कहीं और से लाना नहीं है शिक्षा को। अक्षर ज्ञान लाया जा सकता है,
पर एजुकेशन क्या है? इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो संपूर्णता चेतना में पहले ही है उसकी अभिव्यक्ति अर्थात शिक्षण, और धर्म अर्थात मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। जो दिव्यता चेतना में पहले ही है उस दिव्यता को बाहर निकालना अर्थात धर्म। उस परफेक्शन की अभिव्यक्ति अर्थात एजुकेशन। ये एजुकेशन की परिभाषा है। तो इस स्कूल का मूल सिद्धांत क्या था? ये फर्स्ट माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस थी यज्ञ की। माइंड बॉडी मेडिसिन कहो या स्पिरिट या सोल और मेडिसिन ऐड कर दो कि ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ चालू हुआ था सब, ठीक है, बच्चों की छोटे सर्वांगिक विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर तरीके का। तो जैसे कहा यहाँ के टीचर्स कौन कौन थे? जो बड़े थे, दादी चंद्रमणि, कुमार का दीदी, गुलजार मोहिनी लुधियाने की जो बहन जी थे, ये सब जो बड़े, शांतामणि दादी, ये सब टीचर्स थे इस स्कूल के। और बच्चे जो बताया, छोटे बच्चे। अब इसकी दिनचर्या की तरफ आते हैं। दिनचर्या, नींद का पीरियड कितना है? 7 घंटा। खुश हो जाएंगे सब सुनकर, कहेंगे हम भी अभी 7 घंटा सोना चालू करेंगे। ये पर शुरुआत थी, ऐसा मत करना अभी। वो बच्चे थे, उम्र क्या थी उनकी? 6 से 10 और 11 से 14, ये थी इन लोगों की स्कूल है ये पीरियड में लोगों को बच्चों को क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आता है क्या? बहुत छोटे होते हैं बच्चे, खेलने कूदने के दिन होते हैं उस समय, तो उनको तो हाँ। हाँ, मतलब ये सब चीजें तो दिनचर्या, एक दिनचर्या फिक्स की गई थी। जब तक हमारी दिनचर्या फिक्स नहीं होती है कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। ये बात तो समझ लो। पूरी दिनचर्या में यदि 10 मिनट भी ऐसे है कि जहां हम खाली है, बस इसी 10 मिनट में माया का आक्रमण होगा। इसी 10 मिनट में विकार के संकल्प आएंगे, क्योंकि उसको खाली छोड़ रखा है। इसके लिए दिनचर्या पर काम करना है। जैसे इस स्कूल की दिनचर्या में क्या था? शुरू कितने बजे होती थी? 5 बजे, ठीक है। हमारी कितने बजे होनी चाहिए? कल भी देखा था 2 और 5 के बीच का अमृत वेले का समय है। तो सबसे पहले 5 बजे, इसको याद करो, पूछेंगे फिर से। 5 बजे उठने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज, वॉक, थोड़ी सी शांति, समाधि। ये क्या था इसको देखेंगे, मेडिटेशन स्लाइड। तो ये चलता था कितने बजे तक? 6:30 बजे तक। और 6:30 बजे नहाना और ब्रेकफास्ट। उसके बाद में 8 बजे स्टडी चालू होती थी, तो 10:30 बजे तक। 10:30 बजे रिसेस होती थी। ये पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट थे? 3। कौन कौन से? वो लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये 3। और लैंग्वेजेस कौन सी? हिंदी, सिंधी और हिंदी, इंग्लिश। लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान भाषा में कैद है। ज्ञान लॉक्ड है लैंग्वेज में। जिनको हिंदी नहीं आती वो बहुत सारी साहित्य जो हिंदी में लॉक्ड है उससे वंचित रह जाएगा। जिसको इंग्लिश नहीं आती, जो बहुत सारा साहित्य इंग्लिश में लॉक्ड है उससे वंचित हो जाएगा। जिसको गुजराती नहीं आती, जो गुजराती में जो साहित्य लॉक्ड है गुजराती में, उससे वंचित रह जाएगा। जिसको मराठी नहीं आती, जिसको मराठी का जो साहित्य लॉक्ड है उससे वंचित रह जाएगा। पर एक व्यक्ति सभी भाषाएं सीख जाए ये भी मुश्किल है, पर जितना हो सके सीखने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि भाषा सीखते ही विचारधारा चेंज होती है। एक है बाबा से बातें करना हिंदी में, और फिर भाषा चेंज करो, दूसरी भाषा में बात करो, कुछ एक नया रेवलेशन होगा, नया साक्षात्कार होगा, नया अनुभव होगा। क्योंकि भाषा जैसे ही बदलती है विचार बदलने लगते हैं। इसलिए जो इंग्लिश नहीं जानते वो इंग्लिश में मुरली सुने और इंग्लिश में पढ़े, और जो हिंदी नहीं जानते वो हिंदी में ही मुरली पढ़नी है। शिव बाबा आती है और शिव बाबा जाती है, चाहे कुछ भी बोलना पड़े, पर पढ़ो जरूर।
जिसको समझ में आता है कि ये भाषा मेरी कमज़ोर है, उसको उसी में पढ़नी चाहिए, नई पॉइंट्स आएगी। इंग्लिश में मुरली पढ़ते पढ़ते जो हिंदी में मिस हो गया वो एकदम पकड़ में आता है, और जो इंग्लिश में ही पढ़ते रहते वो हिंदी की जो भाषा में जो चीज़ें आती है, जो उसमें माधुर्य है, वो तो मिस हो जाता है। बाबा हमारे गांव में चलो, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो, ये कैसे बताएंगे इंग्लिश में? तो एक भी ऐसी मुरली नहीं है, ए पॉइंट टू बी नोटेड, एक भी ऐसी मुरली नहीं है कि जिसमें कम से कम एक जोक ना हो। एक बार तो हंसी आ ही जाती है, कुछ तो ऐसी बात होती ही है उसमें कि जो मन ही मन हंसी आती है। चाहे एक है जोर से हंसी, एक होता है मन की हंसी, गुदगुदी करके बाबा थोड़ा सा हट जाता है। तो 8 बजे स्कूल चालू, कितने बजे रिसेस? 10:30 बजे तक। उसके बाद में फ्रूट स्नैक, थोड़ा सा फ्रूट स्नैक, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, फ्रूट स्नैक। दूसरी बात, उसके बाद में ये जो सुबह था, जो उस दिन भी दादी प्रकाश मैंने का ऑडियो एक सुनाया था, चाय क्या होता है हमको पता ही नहीं था, ये यहाँ माउंट आने के बाद पता चला। वहाँ खाली दूध था, वो तो अलग चीज़ है, बहुत प्योर। और उस समय 1936 बहुत बड़ा कालखंड की अवधि है बीच में, 1936 का दूध और अब का दूध में बहुत अंतर है, ठीक है। उसके बाद में 11 से 1 बजे तक वापस क्लास चालू। तो क्लास का टाइमिंग क्या हुआ? 8 से 1 बजे तक, बीच में आधे घंटे की रिसेस। आधे घंटे से ज़्यादा रिसेस ना हो, समझ में आया? जब हम पढ़ाई करते हैं तो थोड़े देर के लिए बाहर जाना है और फिर वापस आ जाना है, बहुत लंबा समय रिसेस में गंवाना नहीं है। जब लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं तो कैसे करते हैं? 10 मिनट जाते हैं, इधर उधर देखते, वापस पढ़ाई चालू होती है। अगर कमरे में पढ़ाई करते हैं तो 10 मिनट का आधा घंटा और 1 घंटा कब हो जाता है, और अभी तो इंटरनेट और उस पर कब 2 घंटे निकल जाए, पढ़ाई रह जाएगी। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए पढ़ाई में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में 1 बजे क्या होता था? तो 1 बजे शांति समाधि, एंड कहाँ से होता था? और एक बात, ये पूरी दिनचर्या थी, शुरुआत कहाँ से होती थी? एक गीत से, जागो मोहन प्यारे, और एंड कहाँ से होता था? सो जा राजकुमारी से। जागो मोहन प्यारे का गीत बजता था, वो शुरुआत प्यारे, और एंड होता था सो जा राजकुमारी। ये लास्ट था 10 बजे का। 1 बजे क्या होता था? 1 बजे शांति समाधि। शांति समाधि में ध्यान में बैठते थे, ओम की ध्वनि होती थी, और ओम की ध्वनि जैसे ही होती थी इधर उधर सब ध्यान में चले जाते थे। बीच में एक दादी ने अनुभव सुनाया है कि एक बार 30 कुमारियां थी, सभी ध्यान में चली गई, वो सब प्यू 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 चिल्लाने लगी। तो बाबा को आकर एक एक को ठीक करना पड़ा, जगाना पड़ा, फिर निकालना पड़ा बाहर। प्यू प्यू का एक दूसरा चैप्टर है, उस पर तो पूरा चैप्टर लेंगे, एक क्लास होगी प्यू का पार्ट, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 1 से 3 बजे तक का नींद, रेस्ट और लंच का टाइम, और 3 बजे से फिर कितने बजे तक? 3 बजे स्पिरिचुअल ज्ञान। सुबह जो था वो लौकिक, और दोपहर को जो था वो तो अलौकिक। उसमें फिर गीत भी होते थे, फिर थोड़ी सी बातें भी होती थी। फिर 5 बजे दूध, और फिर वॉक, इवनिंग वॉक, प्रकृति का सानिध्य, विटामिन एन बहुत जरूरी है। 7:30 बजे डिनर, 8:30 से 10 बजे तक इनफॉर्मल टॉक्स, और फिर उसमें काउंसलिंग, जैसे कि दिव्य गुण कैसे धारण करें, भोजन का क्या महत्व है, या फिर जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है उनको कैसे हैंडल करें, पॉइंट्स ऑफ ज्ञान, किसके अगर कुछ प्रश्न है तो उसकी चर्चा। पूरी दिनचर्या में देखो क्या क्या है, एक तो स्टडी है, अध्ययन है, लैंग्वेज की स्टडी है, गीत है, बाहर घूमना है, नाश्ता है, भोजन है, रात्रि का भोजन है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, और ज्ञान चर्चा है उसमें। 10 बजे और खेलकूद है। कौन कौन से खेल? बैडमिंटन नहीं, हम अभी इधर है सिंध हैदराबाद में। बैडमिंटन अभी इधर आने के बाद, या आँख मिचोली, रस्साकसी, दौड़ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं।
और एक चीज़, यहाँ का जो फूड सिस्टम था उसमें एक रूल था, जब तक सब लोग बैठ ना जाए, तब तक सबको परोस ना लिया जाए, तब तक खाना नहीं, तब तक खाना नहीं है। इसको कहते हैं कॉन्शियस ईटिंग। थाली आई और सीधा खाना चालू कर दिया, भूख ज़्यादा लगती है। फिर जितना धीरे से खाएंगे उतना भूख, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं ये हो गया, हो गया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसलिए कॉन्शियस ईटिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे ईटिंग होनी चाहिए। तो जब तक हो नहीं। और एक बात आशीष भाई, एक स्मॉल डिस्पेंसरी थी वहाँ, बाबा डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी की स्थापना कहाँ हुई? फाउंडेशन क्या है? ओम हाई स्कूल, डिस्पेंसरी का फाउंडेशन। क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ता है या कुछ होता है तो एक डिस्पेंसरी भी चाहिए। तो डिस्पेंसरी का फाउंडेशन, हम फाउंडेशन को ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या फाउंडेशन हुआ। ठीक है। उसके बाद में ये 3-4 लोग, जैसे कहा यहाँ के जो टीचर्स थे प्रोफेशनल नहीं थे, ये जो स्कूल थी रिकॉग्नाइज नहीं थी, और इस स्कूल में चलता क्या है इसकी जरा उत्सुकता और इसकी अफवाहें फैलने लगी। तो ये स्कूल का परीक्षण करने ये 4 लोग, S.N. शेरवानी, R.G. सदाशिवानी, H.R.H. होतचंद एक्स कलेक्टर जो थे, और K. मीरचंदानी, ये लोग अलग अलग समय पर आए और वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे, सिंध ऑब्जर्वर, टाइम्स, इन सब में इसका पब्लिश हुआ था। ये लोग किस लिए आए? ये देखने के लिए यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इनका क्या ऑब्जर्वेशंस थे? ये इंस्पेक्टर आए, इनका क्या ऑब्जर्वेशन था? स्कूल में सरप्राइज विजिट देते थे ये लोग अचानक, जैसे यहाँ कोई आ जाए। ये लोग कर क्या रहे? ये बंद दरवाजे में अंदर चलता क्या है? कुछ तो चलता है गड़बड़। अगर वहां लिख दो कि आना मना है, फिर तो और उत्सुकता बढ़ जाएगी कि क्या है देखूं। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले क्लीनलीनेस। क्या ऑब्जर्व किया? ये छोटे छोटे बच्चे हैं पर क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इनका व्यवहार, इटिकेट्स, इनके मैनर्स बहुत हाई क्वालिटी के मैनर्स है। इनके ड्रेस, इनके कमरे एकदम क्लीन है। छोटे छोटे बच्चे पर इतनी क्लीनलीनेस। ये फाउंडेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, क्लीनलीनेस का। हमारे सभी सेवा केंद्र कैसे हैं? कितने स्वच्छ है, कितने क्लीन रहते हैं। कहाँ से सीखा बहनों ने? उनकी बड़ी बहनों से। वो बड़ी बहनों ने कहाँ से सीखा? उनकी बड़ी बहनों से। उन्होंने कहाँ से सीखा? दादियों से। दादियों ने कहाँ से सीखा? ये यहाँ पर, जब वो छोटी थी तब। तो ये क्लीनलीनेस का फाउंडेशन यहाँ डाला गया। दूसरा, एक दूसरे के साथ उनका जो बिहेवियर था बड़ा नम्र था, रैपो, आपस में जो संबंध थे बहुत मीठे थे। ये उनके ऑब्जर्वेशन है। किसके ऑब्जर्वेशन है? जिन्होंने सरप्राइज विजिट दी। ये जो एक्स कलेक्टर थे, शेरवानी, सदाशिवानी, होतचंद और मीरचंदानी, ये सब लोगों के ये ऑब्जर्वेशंस थे। तो कोई भी अचानक हमारे घर में आ जाए रात को 12 बजे और किचन में चला जाए और बर्तन वैसे ही रखे हुए हैं झूठे, कहते हैं जो बर्तन झूठे रखते हैं बर्तन रोते हैं रात में वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए चलो वो मेड़ दूसरे दिन आएगी, थोड़ा साफ तो करके रख दो, पानी से, पानी डाल के, एकदम वैसे के वैसे मत रख दो। वैसे तो खुद ही करना है सब, वो तो सबसे अच्छा है, पर टाइम नहीं है, सेवा बहुत ज्यादा है, परंतु खुद ही धोना ये सबसे बेस्ट चीज है। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया? क्या क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो ये लोगों की सफाई, व्यवहार, और एक चीज, इनकी लगन स्टडी के प्रति। पंक्चुअल, इतने पंक्चुअल है, जैसी बेल बजती है बराबर आते हैं। एक दो बच्चे एक दूसरे व्यक्ति को लेके घसीट के स्कूल में लेके जा रहे, एक बुजुर्ग देखता है, कहता है अरे उसको छोड़ो, जब उसको स्कूल में आना होगा ना वो आएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है स्कूल में। स्टूडेंट को जबरदस्ती थोड़ी किया जाता है। वो कहते हैं ये स्टूडेंट नहीं, हमारे टीचर है, ये आते ही नहीं स्कूल में इसलिए तो घसीट के टीचर, यहाँ के जो टीचर्स थे, ये सारी जो सीनियर टीचर बहनें, सब डिसिप्लिन्ड, एक और सरप्राइज विजिट दी ये टीचर्स ने। इनको तो पता भी नहीं था ऐसे कौन हो आएगा करके। सरप्राइज विजिट में ये उनके पिकअप पॉइंट्स थे और वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुए थे उस समय। एक इंस्पेक्टर टीचर क्लास में प्रवेश किया, वहाँ की जो टीचर मैडम थी वो सो रही थी,
और खर्राटे ले रही थी जोर जोर से। टीचर इंस्पेक्टर ने उसको उठाया, वो नहीं उठी, फिर उठाया, नहीं उठी। सारे स्टूडेंट्स देख रहे अभी क्या होगा हमारी टीचर का, और उठाया, फिर उसकी एकदम से आंख खुली और उसने देखा और फिर कहा, बच्चों अब समझ में आया कुंभकर्ण कैसे सोता था, ये उसका डेमो था, ये मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी। इंस्पेक्टर फेल। और क्या देखा वहां पे, एटमॉस्फियर, वहां का वातावरण बहुत ही सात्विक दिखाई दे रहा था, बहुत प्योर और बहुत सात्विक वायुमंडल। हमारे सेवा केंद्र का वायुमंडल, हमारे घर का वायुमंडल, हमारे ऑफिस का वायुमंडल, मधुबन का वायुमंडल सात्विक बनाना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी अपनी। जितनी चेतना शुद्ध होगी उतना वायुमंडल शुद्ध होगा। किसी स्थान पर जाते ही एकदम प्यूरिटी के प्रकंपन आने लगते हैं। और एक चीज, लास्ट चीज जो उन्होंने नोट की कि ये जो छोटी छोटी बच्ची है, इनकी मैच्योरिटी इनकी उम्र के बाहर है, बहुत ज्यादा मैच्योर है ये लोग। जितनी इनकी उम्र है, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा है। इसलिए उन्होंने एक बात कही कि एक चिंता हुई उनको, एक शुद्ध चिंता, कि बिना सरकार के सपोर्ट के ये स्कूल कैसे चलेगी? ये पंजीकृत नहीं है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है स्कूल, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे मिलेगा? और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट अगर किसी स्कूल को नहीं है तो वो लंबा समय कैसे चलेगा? ये उन्होंने अपना कंसर्न व्यक्त किया कि आप कुछ करो और गवर्नमेंट से राब्ता बनाओ, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो कि इसको अडॉप्ट कर ले, इसको रजिस्टर कर ले, ताकि फाइनेंशियल एड मिलेगी। ओम राधा का उत्तर था, इस स्कूल को भगवान चलाता है, इसलिए हमें चिंता नहीं। और ये स्कूल को चालू करने के पीछे बाबा ने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय को देख लिया था। थी तो स्कूल, पर क्या देख लिया था? विद्यालय ने विश्वविद्यालय को देख लिया था। और ये स्कूल में जो पैसे आए वो कहाँ से आए थे चलाने के लिए? बाबा ने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे। देखो ड्रामा कितना पावरफुल है। दादा का जो पार्टनर था साई राम, जिसकी चर्चा की थी, उसको बाबा ने कहा था कि हम डिवाइड कर लो, तो उसने कहा, क्या कहा था? मुझे डायमंड का कुछ समझ में नहीं आता है। वो उसने थोड़ी चालाकी की थी, मुझे डायमंड समझ में नहीं आता है, ना ही मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, ना राजे महाराजों को जानता हूं, इसके लिए डायमंड आप रखो। और कैश उसने रख ली। बिजनेस की दृष्टि से ये धोखा था एक, पर बाबा ने वो जितने हीरे थे वो सब ले लिए। और ड्रामा की भावी ऐसी कि वो धीरे धीरे, पैसे तो उतने ही रहेंगे, पैसों की थोड़ा ना कुछ बढ़ता है, पर जो हीरे है इसकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती गई, आगे आगे कितनी होगी। और उसी पैसों से ये स्कूल चला। तो ये जो 1936 से लेकर तो 1937 पूरा, क्योंकि अभी विरोध चालू नहीं हुआ है, अभी चालू होगा धीरे धीरे, 1938 फिर वो कम्युनिटी बनेगी 11 लोगों की, कहीं लिखा है 10 लोगों की, कहीं लिखा है 8 लोगों की। 8 है कि 10 है कि 11 है, चर्चा आगे करेंगे। तो वो तो बहुत बात की बात है, 17 फरवरी 1938 की बात है, वो बहुत आगे, अभी हम कालखंड में आगे नहीं गए, अभी हम यहीं पर है। तो निश्चय ये परिभाषा थी। तो ये सारी बातें हैं स्कूल के लिए। इसलिए क्या क्या सीखेंगे इससे आज? टीचर पूछता है कि बताओ, तुमने अभी इतिहास की क्लास सुनी ना, अकबर का शासन कब तक चला? टिंकू खड़ा होकर कहता है पेज नंबर 14 से पेज नंबर 22 तक। ऐसे उत्तर नहीं देना। क्या क्या सीखा सुनाओ, अभी 1-2 पॉइंट्स बताओ इसमें, जो आज जो सीखा, आज जो सुना। दिनचर्या फिक्स्ड होनी चाहिए। पहला, दिनचर्या में कहीं पर भी वो टाइम ना हो जो फुर्सत का हो, क्योंकि वहीं पर माया आक्रमण करेगी। सब कुछ होगा, सारे दिन भर बहुत सेवा की, कमरे में गए, बिस्तर पर लेटे, बस वही माया है। हाथ में मोबाइल और सोने जा रहे, नींद और सोने के बीच में मोबाइल, माया। और क्या सीखेंगे? अपना काम खुद करना है। और क्या सीखेंगे? इतना व्यस्त होना है कि मोह अपने आप ही खत्म हो जाता है, भूल जाएगा किसको फोन करेंगे, कब फोन करेंगे, टाइम ही नहीं है फोन करने का। शादी करने को टाइम ही नहीं मिला। कब करे? वैसे तो कर सकते थे, पर टाइम ही नहीं मिला, तो क्या करे, सेवा में इतना व्यस्त हो गए। आगे डिसिप्लिन, आगे क्लीनलीनेस, स्वच्छता। आज अपने कमरे में जाके अपना ड्रॉवर सब कुछ क्लीन करना है,
यहाँ से देख लो जो यहाँ है, और अपने घर को देखो, यहाँ से अपने सेंटर को देखो, कौन सी जगह कौन सी क्लीन नहीं है। अपने गार्डन को देखो, कहाँ कचरा पड़ा हुआ है और उसको क्लीन करना है, क्लीनलीनेस। नेक्स्ट, जिसके खोज है उसके जैसा। और आगे, और मैनर्स, आपस में बात करने का सलीका, जो नम्रता होनी चाहिए। और सरप्राइज विजिट कभी भी हो सकती है। बाबा ने कहा माया के सीआईडी आएंगे। क्या कहा? माया के सीआईडी आएंगे, अव्यक्तवाणियां हैं। कभी भी कुछ भी हमारी परीक्षा हो सकती है, एनी टाइम। आगे, और कॉन्शियस ईटिंग, धीरे धीरे, फटाफट जाके कूद नहीं पड़ना है, जैसे अंदर का राक्षस जागता है। फिर जो जितना फास्ट खाएंगे, अंदर का जो बीस्ट है, जो डीमन है, जो असुर है, वो जागता है भोजन के समय। क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, ऐसे हो जाता है। इसके लिए धीरे धीरे दृष्टि देते हुए, फूड गेजिंग करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, फूड, कलर, टेक्सचर, टेस्ट, सबका आस्वाद लेते हुए। और खाना नहीं है, पीना है। 100 दिन की तपस्या चालू है। आज प्रश्न उत्तर लेने वाले थे, पर प्रश्न उत्तर परसों लेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो अभी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया उसका टाइम। जब से चालू किया सारे घर वाले दुश्मन बन गए। ऐसे ऐसे प्रश्न है क्या किया जाए? लोग चिल्ला रहे, मम्मी चिल्ला रही है, पापा चिल्ला रहे, दुबला हो गया, वजन कम हो गया, काम विकार आपने कहा था इससे खत्म हो जाएगा, ये तो उल्टा ही हो गया। आपने कहा था इसमें हल्कापन, अभी तो भारीपन आ रहा है। तो आपने कहा था नींद कम हो जाती, नींद बढ़ गई, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपने कहा था चेहरे पे एकदम निखार आ जाएगा, लोग कहते चेहरा काला पड़ गए। आपने कहा था अमृत वेला बहुत पावरफुल हो जाएगा, तो या तो अमृत वेला ही मिस हो रहा है। ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सब। इसका मतलब ठीक मार्ग पे है, ये ऐसा हो रहा है। आपने कहा पियो पियो पियो, पर ये क्या, इसमें तो कुछ और ही हो रहा है। आपने कहा था हल्कापन, कहाँ है वो हल्कापन? कोई हल्कापन नहीं है, भारीपन है पूरा दिमाग। अच्छा, तो हर चैप्टर जो यज्ञ के इतिहास में, उससे क्या करना है? कुछ न कुछ सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज कश्मीर रिट्रीट का लिया था, और आज लिया ओम हाई स्कूल का चैप्टर। ओम शांति। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी, तो एक
भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा, तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।